गोल्ड की कीमतें इन दिनों ऐसे मोड़ पर है जहां अभी तय नहीं हो रहा कि आने वाला टाइम ब्रेक का है या मेक का। अगले कुछ दिनों में गोल्ड का ट्रेंड कैसा रहेगा, क्या रेंज बनेगी, क्या खरीदारी का समय है या बिक्री का, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार नितिन जी। अगले कुछ दिनों में गोल्ड का आउटलुक क्या है, जबकि इसकी कटान नजदीक आ चुकी है? कमल जी, गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो अभी फिलहाल नेक्स्ट फेड मीटिंग तक मुझे ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि जो डेटाज हैं वो 16 दिसंबर को के लिए पोस्टपोन हो गए कि जो जॉब डेटा है वो अब 16 दिसंबर को आएगा। लेकिन चूंकि आज पीपीआई डेटा शाम को है और उसके अलावा जो है पीसी इन्फ्लेशन का डेटा भी इसी हफ्ते है, तो वो थोड़ी सी दिशा और दशा तय कर देंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो रेंज चल रही है गोल्ड की, जो कि 3900 से लेके 4300 के बीच की है, मुझे लग रहा है गोल्ड फिलहाल इसी रेंज में कारोबार करेगा। और जब तक 4300 की रेंज नहीं टूटती तब तक गोल्ड इसी रेंज में कंसोलिडेशन की दिशा में रहेगा। जी। और अभी गोल्ड के चार्ट में कौन से पैटर्न सबसे अहम दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, गोल्ड के चार्ट के पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो हायर हाई हायर लो जो है वो अभी भी डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। और देखिए, हायर हाई हायर लो ये बताता है कि बाजार में अभी भी बुल्स जो है वो थोड़ा सा चलते चलते थक गए हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो है वो अपनी कमान नहीं छोड़ी है, या जो जिसको हम कहें उन्होंने अपना जो किला है वो अभी बचा रखा है। तो जब तक डेली चार्ट्स पे एक कोई लोअर लो नहीं लग जाता है तब तक जो पैटर्न है वो थोड़ा सा तेजी का है। लेकिन चूंकि अब हायर हाई लगने की जगह लो, मतलब थोड़ा सा मार्केट पिछले हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा सुस्ता रहा है या कंसोलिडेशन की दशा में है। जल्दी गोल्ड में कोई बड़े मूवमेंट की संभावना आपको दिखाई देती है नितिन जी? देखिए, डेटास के एब्सेंस है पूरी तरीके से, और ऐसे में अगर फेड इंटरेस्ट रेट को कट कर देता है जिसकी संभावना 60-70% पहुंच गई है, तो फिर मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी तेजी जो है वो बन जाएगी। क्योंकि बिना फेड का अभी तक जो स्टांस रहा है पिछले कई वर्षों में वो हमेशा डेटा डिपेंडेंसी का रहा है। तो अगर वो डेटा के बिना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको माना जाएगा कि फेड ने अब ये मान लिया है कि उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कट करना ही पड़ेगा। और जो एक रिस्क चल रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट कर देंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो कहीं वो वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जो 2% का वो टारगेट लेके चल रहे थे वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है फेड की अगली मीटिंग में, तो डेफिनेटली वी विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड बाउंस इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। जी। और नितिन जी, मौजूदा ग्लोबल मैक्रो डेटा गोल्ड के शॉर्ट टर्म को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, गोल्ड का जितना भी मैक्रो डेटा है उसको अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे जो है वो अब बुलिश टर्नआउट नहीं है। मतलब एक सेंट्रल बैंक की खरीदारी को अगर आप छोड़ दें या चाइना की बाइंग को आप छोड़ दें, तो अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी उतनी हावी नहीं है। इसराइल और ईरान जो है वो ऑलमोस्ट शांति की वार्ता पे चल रहे हैं, या पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसमें शांति चल रही है। यूक्रेन ने कल कही दिया है कि मतलब अगर हम शांति चाहते हैं तो हमको सारा पैसा जो है वो दिलाया जाए, जो कि एक अभी तक का स्टैंड था कि हम झुकेंगे नहीं। तो ये इस तरह के जो मैक्रो फैक्टर्स है कमल जी, ये इशारा कर रहे हैं कि जो तेजी के सपोर्टिव, जो हैवी तेजी के सपोर्टिव चीजें होती वो यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही। और हमने मैंने ये फिलहाल पिछले 2-3 साल में देखा है, जब इस तरह की सारी चीजें साइडलाइन हो जाती हैं तब फिर फेड आता है और फेड की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है जो गोल्ड को वापस तेजी की तरफ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि फेड की तरफ से अगर अगली फेड मीटिंग में कुछ इस तरह के इंडिकेशन आते हैं तो हम गोल्ड में तेजी आते हुए देखेंगे। अदरवाइज ये जो कंसोलिडेशन का फेज है कमल जी, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। जी। अब आपने जैसे बताया कि गोल्ड का रेंज जो है 3900 से 4300 डॉलर रह सकती है, लेकिन भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत सपोर्ट और क्रिटिकल रेसिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है गोल्ड के लिए? देखिए, सपोर्ट की अगर बात करें तो 1,15,000 और 1,17,000 के जो लेवल्स हैं ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बाजार चलता है तो फिर 1,15,000 के नीचे तो हम ये मान के चलेंगे कि लोअर लो एक लग गया है, और यहाँ से फिर एक बैरिश स्टार्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पे बाजार लोअर हाई और लोअर लो बनाने की तरफ जा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1,30,000 के आसपास दिखता है, 1,30,000 1,32,000 का। वो लेवल अगर क्रॉस होगा तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी नदियां सूख गई थी उनमें फिर से घाटों पे पानी आ गया है। अ, और ये नितिन जी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है और बड़े फंड है, उनका सेंटिमेंट गोल्ड पर कैसा दिख रहा है इन दिनों?
देखिए अभी भी एक कल की अगर मैं बात करूं तो किसी एक पर्टिकुलर बैंक ने $5,000 का टारगेट दिया है, कमल जी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब भी तेजी होती है तो वो लोग इसी तरह के टारगेट रिवाइज करते रहते हैं, जहां वो 5,000, 5,500, 6,000 तक के भी डॉलर के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये सब सेंटीमेंट्स को थोड़ा मजबूत करते हैं। लेकिन अब जैसे ही देखते हैं कि बाजार में थोड़ी सी नरमी, अगर यहाँ से 10-15% की नरमी आ जाए, तो वो लोग अपने टारगेट डाउन साइड में रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब तक फंडामेंटली बैक्ड अगर आपके पास कोई बड़ी स्ट्रांग न्यूज नहीं है, तब तक इस तरह के लेवल मतलब थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। जी। और आने वाले दिनों में कोई ऐसा इवेंट है जो गोल्ड में अचानक वॉलेटिलिटी ला सकता है या तेज कर सकता है? देखिए एक तो मतलब ट्रम्प जो है वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर वो कुछ टैरिफ को लेके, जैसे कल उन्होंने बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए कि एक्साई फ्रॉम चाइना इज गोइंग टू विजिट अमेरिका वेरी सून, और ट्रम्प को भी उन्होंने इनवाइट किया है, तो ट्रम्प भी जो है वो बहुत जल्द चाइना जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। लेकिन मुझे लगता है अगर ताइवान को लेके जिस तरह से थोड़ा बहुत रशाकसी चल रही है, और जापान और चाइना के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन हमें जिस तरीके से देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम पे अगर ये अनफोल्ड होती है तो फिर हम गोल्ड में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक की बाइंग से अभी कुछ रुकने नहीं वाली है। डॉलर को लेके अगर मुझे लगता है कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है फेड की तरफ से, जहां पे ऐसा लगता है कि वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमें गोल्ड सिल्वर में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल कमल जी, मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, क्योंकि देखिए एक एक करके जब आपके विकेट गिर रहे हो, एक एक करके जब तेजी के जो सपोर्टिंग पिलर्स थे, वो पिलर एक एक करके गिर रहे हैं, और जब पिलर गिरते हैं कमजोर होती है और बिल्डिंग को नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग वो वैसी की वैसी खड़ी हुई है $4,3900 के आसपास, तो इसका मतलब है कि एक वहां पे कोई एक सपोर्ट है जो अभी भी बचा हुआ है, जो हमको नहीं दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो सपोर्ट काम कर रहा है 4,000 और 3900 के बीच में, ये टेक्निकल सपोर्ट है, जहां पे 50 पीरियड का ईएमए आता है। तो जब तक 50 पीरियड के ईएमए जो इस समय 3960 के आसपास है, जब तक इसके नीचे 2 वीक की क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट यहीं पे बना रहेगा, कंसोलिडेशन पे ही बना रहेगा। देखिए, आपने सारी चीजें बताई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी पता है, जो दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं युद्धों को रोकने के, वो भी अपनी जगह, टेंशन भी अपनी जगह और टैरिफ भी अपनी जगह। लेकिन अगर एक संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूं कि दिसंबर का अंत गोल्ड के लिए कैसा रहेगा, तो आपका क्या अनुमान है? देखिए दिसंबर के अंत के लिए तो कहना मुश्किल है, क्योंकि 22-23 तारीख के बाद कमल जी आपको पता है कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाते हैं। क्रिसमस हॉलीडे की वजह से यूरोप और यूएस के जो ट्रेडर्स है वो मार्केट में रहते नहीं है, तो इतनी वोलेटिलिटी नहीं आती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि एक 27,500 और एक 28 के जो लेवल्स है, वो हमें दिसंबर के महीने में एक बार देखने को मिलेंगे। और चांदी को लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा आश्वस्त हूँ। चांदी में मुझे ऐसा लगता है कि 2 लाख रुपए तक के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं दिसंबर के बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट पर। नहीं तो मतलब दिसंबर जो अंत होगा उसमें चांदी 2 लाख दिखाई देगी, या जो मार्च वायदा खुला है उसकी बात कह रहे हैं आप? मैं मार्च वायदा जो खुलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, कि मार्च वायदे में जो है वो दिसंबर महीने में, मार्च वायदे में 2 लाख रुपए तक का भाव में देखने को मिल सकता है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन आज सुबह मेरी सिल्वर ऑप्शंस के अंदर कुछ पोजीशंस थी। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।